हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो साइंस का चैप्टर नंबर 4 है, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स, ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट मतलब पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो आज का जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक शब्द, एक एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज हम पढ़ेंगे जो एंटीबॉडी होती है, केमिकल नेचर क्या है उसका, केमिकल नेम क्या है, क्या केमिकल कंपाउंड है वो। Then दूसरी बात, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस चीज का बना होता है, हाउ इज इट स्ट्रक्चर, एंड अलग अलग प्रकार की जो एंटीबॉडीज होती हैं वो कौन कौन सी हैं, और किस एंटीबॉडी का नामकरण किस प्रकार से किया गया है, एंड उनका हमारे शरीर में क्या स्पेसिफिक काम है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एंटीबॉडीज। चलिए, तो ये सब डिटेल में हम करने जा रहे हैं आज। इसके ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग या बड़ा क्वेश्चन आता है, नॉर्मली 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इसके टॉपिक के ऊपर। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज का, व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ एंटीबॉडी एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इट्स स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो एंटीबॉडी जो होती है बच्चों, मैं पहले भी बता चुका हूं कि प्रोटीन नेचर है, एंड प्रोटीन इज नथिंग बट अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ध्यान से सुनेंगे, एक अमाइनो एसिड, अब इसके लिए आपको अमाइनो एसिड की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड क्यों बोला है बच्चों? अमाइनो एसिड में एक कार्बन है सी, ठीक है, और इस सी की 4 वैलेंसी होती है, तो इसका मतलब भी 4 तरफ से 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना, कार्बन एटम। तो एक तरफ, भाई 2 ग्रुप को तो छोड़ दो, एक तरफ इसके होता है अमाइन ग्रुप। अमाइन ग्रुप जो होता है बेसिक नेचर का होता है। अमाइन ग्रुप बनता है अमोनिया से। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो NH3 में से अगर मैं एक H हटा दूं तो NH2 ग्रुप जो होता है, NH2 ग्रुप वो होता है अमाइन ग्रुप, ठीक है। जिस कंपाउंड में अमाइन ग्रुप होता है वो बेसिक होता है। क्या होता है वो? बेसिक होता है, ठीक है। तो आगे हम अगला चैप्टर आएगा हमारा एसिड्स और बेसिस, वहां बताएंगे कि अमाइन ग्रुप क्यों बेसिक होता है, ठीक है कि नहीं का। और एसिड बेस के बारे में बहुत डिटेल में अलग अलग थ्योरीज है वो देखेंगे, ठीक है। तो NH2 ग्रुप अमाइन ग्रुप, और दूसरी ओर जो कार्बन है, कार्बन के एक तरफ तो अमाइन ग्रुप हो गया, दूसरी तरफ होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, COOH ग्रुप। समझ में? ये एसिडिक ग्रुप है। ये नॉर्मली ऑर्गेनिक एसिड्स में होता है, जैसे हमारा एसिटिक एसिड हो गया, इथेनोइक प्रोपेनोइक एसिड हो गया, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, ये COH ग्रुप होता है, ठीक। और एक तरफ ऊपर जो होगा हाइड्रोजन एटम होगा, H होगा, और एक तरफ होगा एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप होता है इथिल, मिथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। इसके बारे में भी डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे कार्बन कंपाउंड्स वाले चैप्टर में, ठीक है। तो बेसिकली मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनेंगे, एक तरफ है अमाइन ग्रुप जो कि बेसिक है, एक तरफ है COH ग्रुप जो कि एसिडिक है। तो इसका मतलब है एक ही कार्बन पे एसिडिक बेसिक दोनों ही ग्रुप्स मौजूद है। समझ में आ गया? अब ये जो, तो पहली बात तो इसको अमाइनो एसिड इसलिए बोलते हैं, अमाइन ग्रुप भी है और एसिड ग्रुप भी है, अमाइनो एसिड। समझ में आ गया? तो अब जब दो अमाइनो एसिड आपस में रिएक्ट करने आते हैं, हमको पता है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, तो पहला अमाइनो एसिड में राइट साइड में COH ग्रुप है, दूसरा अमाइनो एसिड है उसमें लेफ्ट साइड में NH2 ग्रुप है। तो NH2 और COH ग्रुप आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, तो COOH ग्रुप से तो OH निकल जाता है, और अमाइन ग्रुप से H निकल जाता है, और दोनों OH और H मिलके क्या बना देंगे? वाटर। और यहाँ पे CONH बॉन्ड बन जाएगा, CO और NH के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। तो इस प्रकार से दो अमाइनो एसिड आपस में लिंक हो जाते हैं। बीच का जो लिंक है, बॉन्ड है जो नया बना, उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? और ये एक छोटा सा दो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बन गया, एक मिनी सा प्रोटीन बन गया। समझ में आ गया? अब इसके इसी तरह से एक के बाद अमाइनो एसिड रिपीटेडली चेन में श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़ते जाएंगे, और जो हमको लंबी चेन मिलेगी वो पॉलीपेप्टाइड होती है। समझ में आ गया? सो पॉलीपेप्टाइड मींस द पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड रिपीटेडली ओवर एंड ओवर अगेन, और एंटीबॉडी जो होते हैं हमारे इसी प्रकार की पॉलीपेप्टाइड है। समझ में आ गया? और लंबी लंबी जो चेन होती है बाद में फोल्ड करके वाई शेप का स्ट्रक्चर बना लेती है, और जो वाई शेप का स्ट्रक्चर है वही हमारा जो है एंटीबॉडी होता है। और ये इसका केमिकल नेचर है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनो मतलब इम्यून सिस्टम का हिस्सा, इम्यूनिटी के लिए उत्तरदायी है। ग्लोब्यूलिन मतलब ग्लोब्यूलर प्रोटीन। समझ में आ गया? शॉर्ट में ये जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन है, केमिकल नाम इसका, इसको हम IG लिखते हैं। I मतलब इम्यूनो और G मतलब ग्लोब्यूलिन, प्रोटीन का नाम है। ओके, एंड व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड रिपीटेडली लिंक्ड थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। अमाइनो एसिड जो होता है पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई। समझ में आ गया? एंटीबॉडी समझ में आ गया? इम्यूनोग्लोब्यूलिन है केमिकल नेचर, ठीक है। तो इट इज अ स्पेसिफिक गामा ग्लोब्यूलिन। गामा मतलब वाई शेप का स्ट्रक्चर होने के कारण इसको क्या बोला गया? गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, फॉर्म्ड बाय प्लाज्मा सेल्स। मैं पहले बता चुका हूं, जो बीटा लिम्फोसाइट है उसका एक्टिव रूप जो होता है प्लाज्मा सेल्स, इसके द्वारा बनाया जाता है। और ये प्लाज्मा सेल्स, ये ब्लड का जो कलरलेस पार्ट होता है प्लाज्मा, उसके अंदर भी होते हैं, और जो लिम्फ है उसके अंदर भी होता है। तो लिम्फ के अंदर भी है ये प्लाज्मा सेल्स, और ये ब्लड का जो कलरलेस ट्रांसपेरेंट हिस्सा है प्लाज्मा, उसके अंदर भी होते हैं। दोनों तरफ ये WBC का प्रकार हो गए, यही है जो कि एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। तो
बीटा लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट का एक्टिवेटेड ग्रुप होते हैं प्लाज्मा सेल्स। अब बी लिम्फोसाइट क्यों एक्टिवेट होगा, कब एक्टिवेट होगा, सब देखेंगे हम धीरे धीरे, ठीक है। अब ये जो एंटीबॉडी होती हैं क्या होती हैं, दीज एंटीबॉडीज दे रिएक्ट विद एंटीजेंस एंड हेल्प इन देयर आइडेंटिफिकेशन न्यूट्रलाइजेशन। मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर प्रकार के एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इनएक्टिवेट करने के लिए, डीएक्टिवेट करने के लिए, इमोबिलाइज करने के लिए, कैप्चर करने के लिए एक स्पेसिफिक प्रकार की एंटीबॉडी होती है, ठीक है। तो हर एंटीबॉडी क्या करती है, अपने टारगेट एंटीजन का पहचान करती है और पहचान करके उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, उसको एक तरह से पैरालाइज कर देना, उसको क्या करना, उसको एक तरह से न्यूट्रलाइज करना मतलब होता है उसको हरकत नहीं करने देती, डिवाइड नहीं करने देती, उसको एकदम से बांध के रख लेती है, ठीक है कि नहीं, चार तरफ से उसको अटैक करके उसको चिपक जाती है एंटीबॉडीज उसके सरफेस पे खूब सारी जगह पे। मैं बता चुका हूं कि एंटीजेनिक जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं उसकी वैलेंसीज चारों तरफ जाकर के एंटीबॉडीज उस पर चिपक जाती है और उसको क्या करती है, उसका जो रेस्ट्रिक्शन, उसके जो मोशन है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देती है। एक बार वो बंद गया उसके बाद में जो हमारे डब्ल्यूबीसीज होते हैं, फैगोसाइटिक डब्ल्यूबीसीज, न्यूट्रोफिल्स, ये सब उसको हड़प जाते हैं, फैगोसाइट्स जो होते हैं उसको हड़प जाते हैं, ठीक है। The part of antibody that reacts with antigen is called paratope। ये भी बता चुका हूं मैं पिछले वीडियो में कि एंटीबॉडी का वो हिस्सा जो कि एंटीजन से जाकर के चिपकता है उसको पैराटोप बोलते हैं, पैराटोप। तो देखो याद कैसे रखेंगे, ANTIBODY 8 लेटर इसमें और 8 लेटर इसमें। और एंटीजन की साइट जो एंटीबॉडी पे चिपकती है वो क्या कहलाती है, एपिटोप, EPITOP। तो उसमें 7 ही अक्षर है, ध्यान देंगे, समझ में आ गया। और इसमें भी 7 हैं, देखो ANTIGEN। तो 7 वाला 7 के साथ, 8 वाला 8 के साथ, तो गड़बड़ नहीं करेंगे। चलिए अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी दिखाई कैसी देती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। ओके जी, डायग्राम बाद में आएंगे, पहले हम देख लेते हैं क्या है। इट इज अ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है ये, अंग्रेजी का जो लेटर है वाई के जैसा दिखता है और वाई को ग्रीक भाषा में गामा कहा जाता है, तो इसलिए इसको गामा ग्लोब्यूलिन कहा गया, ठीक है, गामा ग्लोब्यूलिन। ओके जी, तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन IG शॉर्ट फॉर्म उसका, ठीक है। और ये जो वाई शेप का स्ट्रक्चर है ये 4 अलग अलग प्रोटीन चेन का बना, और मैंने अभी बताया प्रोटीन अमाइनो एसिड के बनते हैं और अमाइनो एसिड की चेन को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। सो देयर आर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन ईच ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। समझ में आ गया। अब ये जो 4 चेन होती है ना बच्चों, इनमें से 2 चेन तो ना छोटी लेंथ की है और 2 है बड़ी। तो जो बड़ी वाली चेन है, लंबी वाली चेन है, वो अप्रोक्सीमेटली दुगनी है छोटी वाली चेन की, समझ में आ गया। तो जो छोटी वाली चेन है वो हल्की भी है तो उनको लाइट चेन कहते हैं, L मतलब लाइट चेन, स्मॉल चेन। और जो बड़ी वाली चेन है वो भारी भरकम है, उसको हैवी चेन कहा जाता है, समझ में आ गया। तो 2 तो लाइट है और 2 हैवी है, ठीक है। तो देखो इधर इन 4 चेन्स में से ऑफ दीज 4 चेन्स 2 आर लार्ज एंड हैवी, 2 बड़ी हैं और भारी भरकम है, इनको बोलते हैं H चेन्स। एंड 2 आर लाइट एंड स्मॉल, और 2 हल्की हैं छोटी हैं, इनको बोलते हैं L चेन। समझ में आ गया, लाइट एंड हैवी, लाइट चेन और हैवी चेन, समझ में आ गया। और ये 2 चेन्स समझना ध्यान से, एक लाइट चेन और एक हैवी चेन, एक लाइट और एक हैवी आपस में जुड़ी हुई है, इसी प्रकार से दूसरी लाइट और दूसरी हैवी आपस में जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से 2 छोटे छोटे इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स बन गए लाइट और हैवी के जुड़ने से, और फिर ये दोनों लाइट हैवी जो 2 अलग अलग हिस्से बन गए ये फिर आपस में जुड़े हुए हैं। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो क्या है, These are joined to form a Y-shaped molecule। समझ में आ गया, ये आपस में जुड़ के कैसे Y शेप का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो अब देखो कैसे बनता है Y शेप का मॉलिक्यूल, स्टेजेस में बनता है। 1 लाइट एंड 1 हैवी चेन, समझ में आ गया, एक तो हल्की चेन और एक भारी चेन। हल्की चेन बाहर की तरफ होती है, भारी चेन अंदर की तरफ होगी। तो 1 लाइट एंड 1 हैवी चेन, दे आर जॉइंड, ये आपस में जुड़े हुए विद अ डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ध्यान देना, एक छोटी चेन है और एक बड़ी सारी चेन है नीचे तक जा रही है, तो इनके बीच में ना सल्फर सल्फर, देखो ये सल्फर सल्फर, तो इस चेन और इस चेन के बीच में सल्फर और सल्फर के बॉन्ड्स हैं। सल्फर की वैलेंसी 2 होती है, तो ये सल्फर क्या, इधर एक सल्फर से जुड़ा हुआ है, पीछे एक चेन से जुड़ा हुआ है। ये दूसरा जो सल्फर है इधर इस सल्फर से जुड़ा है, उधर दूसरे सल्फर से, तो 2 चेन्स के बीच में ये सल्फर सल्फर जो बॉन्ड होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। ऐसे खूब सारे बॉन्ड्स होते हैं, 20-25 के करीब बॉन्ड्स हो सकते हैं चेन्स के बीच में, समझ में आ गया। तो इस प्रकार के डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं जो कि एक हैवी और एक लाइट चेन को जोड़ करके रखते हैं। डायग्राम में बहुत सारे नहीं दिखाऊंगा मैं, 2-4 ही दिखाऊंगा, लेकिन खूब सारे होते हैं, 20-25 के आसपास हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं क्या। तो 1 लाइट एंड 1 हैवी चेन आर joined with a disulfide bond। और इस प्रकार से एक हैवी एक लाइट चेन के जुड़ने से जो चीज बनी उसको डायमर बोलते हैं। डाई मींस 2, मर का मतलब यूनिट, 2 यूनिट को जोड़ने से बना, एक हैवी लाइट चेन 1 यूनिट हो गई, हैवी चेन दूसरी यूनिट हो गई, दोनों को जुड़ने से जो स्ट्रक्चर बन गया उसको क्या बोलते हैं, डायमर कहते हैं। डाई मींस 2 यूनिट्स मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स। तो एक डायमर तो ये बन गया, और क्योंकि मैंने बताया कि 2 लाइट और 2 हैवी चेन है, तो ऐसे एक और डायमर बनेगा, समझ में आ गया। तो 1 dimer is made up of 1 light 1 heavy chain, the other dimer other unit is also made up of 1 light 1 heavy chain। लाइट हैवी चेन के बीच में जोड़ने वाला जो कड़ी है, श्रृंखला है, वो क्या है,
डाइसल्फाइड बॉन्ड, खूब सारे होते हैं, ठीक है। अब सुनेंगे, तो हमारे पास अभी दो डायमर्स हो गए, समझ में आएगा, वन लाइट हेवी का एक डायमर, लाइट हेवी का दूसरा डायमर। इन दोनों डायमर्स को आपस में फिर जोड़ने के लिए फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, समझ में आ गया कि नहीं? अब यहाँ पे दो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं और जिस जगह पे ये दोनों डायमर्स आपस में जुड़ते हैं उस रीजन को हिंज रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंज। अब हिंज शब्द आप लोगों ने नहीं सुना तो बता दूं, इसको हिंदी में कब्जा बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, अगर सपोज मुझे एक आयरन का पीस है, दूसरा आयरन का पीस है, उनको बिल्कुल वेल्डिंग कर दूं मैं, तो वेल्डिंग कर दूं तो दोनों अच्छे से इस प्रकार से चिपक जाते हैं कि उनके बीच में मूवमेंट नहीं होता, समझ में आ गया। लेकिन अगर सपोज मेरे को दो चीजों को जोड़ना भी है लेकिन मूवमेंट भी होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? हमारे दरवाजे के जैसा होना चाहिए। हमारा दरवाजा जो होता है एंट्रेंस पे जो हम लगाते हैं, उस दरवाजे को चौखट पे जब हम टांगते हैं तो दरवाजा बिल्कुल फिक्स नहीं हो जाता, समझ में आ गया? वो खुलना भी चाहिए, बंद भी होना चाहिए। तो उस मूवमेंट को अलाउ करने के लिए देखा होगा चौखट और दरवाजे के बीच में हमको छोटे छोटे आयरन के पीसेस लगाते हैं, समझ में आ गया? जिसको कब्जा बोलते हैं, हिंज होते हैं, दो या तीन लगाए जाते हैं, समझ में आ गया? तो दरवाजे को चौखट से जोड़ने के लिए जो पीस लगाया जाता है वो हिंज कहलाता है। बिल्कुल ऐसा ही हिंज है, ये मूवमेंट अलाउ करता है, फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है, ठीक है। तो दो डायमर्स आपस में हिंज रीजन में जुड़े होते हैं दो डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा, इस प्रकार से पूरी एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो मोस्टली जो एंटीबॉडीज होते हैं डायमेरिक स्ट्रक्चर है, दो दो डायमर्स आपस में जुड़े हुए हैं, समझ में आ गया? सो दस ईच मॉलिक्यूल ऑफ एंटीबॉडी इज मेड अप ऑफ टू आइडेंटिकल पार्ट्स, समझ में आ गया? हर एंटीबॉडी का जो मॉलिक्यूल है वो दो एक जैसे हाफ्स, दो एक जैसे हिस्सों को जोड़ने से बना है, समझ में आ गया? प्रत्येक हिस्सा डायमर कहलाता है, तो टू डायमर्स दैट टुगेदर मेक अप एन एंटीबॉडी, समझ में आ गया? अब बता चुका हूं कि मैं एंटीबॉडीज पता है पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी होती है, चार पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, दो हल्की दो भारी। तो जो हल्की वाली पॉलीपेप्टाइड चेन होती है लाइट वाली, उसमें 220 अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है, लगभग है, ये फिक्स नहीं है, 220। और जो भारी वाली है उसमें डबल। तो बच्चों इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है, हमारे घरों में ना जो वोल्टेज आता है 220 वोल्ट आता है, इलेक्ट्रिसिटी में बता चुका हूं आपको, और एक इसका डबल वाला 440 ले लेना, समझ में आ गया? तो लाइट चेन इज कंपोज्ड ऑफ approximately 220 amino acids, whereas the heavy chain it comprises of नियरली 440 अमीनो एसिड सीक्वेंसेस, समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो हैवी और लाइट चेन का लगभग ये कंपोजिशन है, तो इससे मॉलिक्यूलर वेट इसका लगभग दुगना हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हर हैवी और लाइट चेन जो होती है इसके फर्दर दो दो हिस्से हैं, हर हैवी और लाइट चेन का। तो पहले लाइट चेन की बात कर लेते हैं। तो एक रीजन वो है जो कि वेरिएबल है, जो कि वेरिएबल है, समझ में आ गया? इसका मतलब इसके स्ट्रक्चर में फर्क है, ठीक है। और दूसरा वो रीजन है जो कि क्या है? कांस्टेंट है। तो दो हिस्से होते हैं हर एक लाइट और हैवी चेन के, ईच लाइट एंड हैवी चेन इट हैज टू पार्ट्स, वन पार्ट इज कॉल्ड वेरिएबल पार्ट। तो वेरिएबल पार्ट को हम बोलते हैं एफ ए बी रीजन। क्या बोलते हैं? जैसे ए से बदल के बी हो गया, भाई ए से बदल के बी हो गया, ठीक है। तो ए और बी मतलब वेरिएबल रीजन, तो ये चेंज हो सकता है, ये अलग अलग एंटीबॉडीज में अलग अलग प्रकार का होगा, ठीक है कि नहीं? क्या जबकि एफसी रीजन जो होता है ये कांस्टेंट रीजन कहलाता है। तो वेरिएबल हिस्सा जो होता है हर एक चेन में होगा, तो चार चेन हो गई, दो लाइट दो हैवी, हर एक चेन में चाहे वो हैवी ले लो चाहे लाइट ले लो, वन पार्ट इज कॉल्ड वेरिएबल, द अदर वन इज कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट रीजन छोटा होता है, स्मॉल है, वेरिएबल रीजन काफी लंबा बड़ा होता है, समझ में आ गया? सो ये कांस्टेंट रीजन जो होता है ना, कांस्टेंट रीजन, ठीक है कि नहीं? का इसको एफसी से डिनोट करते हैं और वेरिएबल रीजन को एफ ए बी से डिनोट करते हैं, समझ में आ गया? अब सुनेंगे ध्यान से, मैंने बताया कि अमीनो एसिड की ट्रेन है। अब अगर एक अमीनो एसिड को जोड़ूंगा दूसरे से, दूसरे को तीसरे, तीसरे को चौथे से, तो ध्यान सुना, पहला अमीनो एसिड लेफ्ट साइड में अमाइन ग्रुप, राइट साइड में सीओएच ग्रुप, फिर एक और अमीनो एसिड आ गया, उसका भी लेफ्ट में अमाइन है, राइट में सीओएच है। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो सीओएच तो पहले वाले का, अमाइन दूसरे वाले का जुड़ गया, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। तो अभी पहला अमीनो एसिड के लेफ्ट में क्या है? अमाइन ग्रुप है, ठीक है, और दूसरा अमीनो एसिड के राइट में क्या? सीओएच ग्रुप है। तो अब मैं एक और अमीनो एसिड जोड़ूंगा तो अमाइन अंदर आएगा, सीओएस राइट साइड में आएगा, फिर जोड़ूंगा तो अगर मान लो मैंने 100 अमीनो एसिड जोड़ दिए या 400 अमीनो एसिड जोड़ दिए, तो पूरी जो चेन बन गई उसके एक्सट्रीम एंड पे लेफ्ट वाले हिस्से पे तो अमाइन ग्रुप होगा, दूसरे वाले एंड पे होगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, समझ में आ गया? तो हमेशा चेन के जो अपोजिट एंड्स होते हैं उस पे अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स होंगे, एक पे अमाइन होगा तो दूसरे पे क्या होगा? सीओएच ग्रुप होगा। तो ध्यान से सुनना, जो अमाइन ग्रुप वाला एंड होता है, NH2 ग्रुप वाला एंड होता है, वो होता है वेरिएबल रीजन, समझ में आ गया? ये वो स्थान है जहां पे एंटीबॉडी जो होती है एंटीजन के साथ बाइंड होती है, ठीक है। तो जो वेरिएबल रीजन होता है उसके टर्मिनल टिप पे एंड पे अमाइन ग्रुप होता है, तो दोनों चेन्स पे हैवी और लाइट पे अमाइन ग्रुप वाला जो होता है वो कौन सा होगा? वेरिएबल एंड होगा, और ये एक्टिव बाइंडिंग साइट है एंटीजन के साथ में। और जो कांस्टेंट रीजन होता है उसमें सीओएच ग्रुप होगा, तो देखो सी फॉर कांस्टेंट, सी फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखो समझ में आ गया? तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होता है वो दूसरा टर्मिनल एंड पे होगा, क्लियर है? तो अभी डायग्राम से समझाऊंगा, सारी चीज आराम से आपको समझ में आ जाएगी। नीचे बच्चों दो डायग्राम्स एक्सप्लेन करूंगा, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे नोटबुक में बना सकते हो, ठीक है। चलिए ये देखो, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है एंटीबॉडी का हमारा, समझ लेते हैं कि करके क्या चीज है ये देखिए नीचे जो सबसे पहले ये जो दो ब्लॉक्स में दिख रहा है ये हमारी लाइट चेन है। क्या चेन है? लाइट चेन।
और ये वाली जो बड़ी वाली चेन इसको बोलते हैं हैवी चेन। समझ में आ गया, हैवी चेन। ये लाइट चेन और ये हैवी चेन दोनों देखो यहाँ एस एस डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी, एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ये लाइट और हैवी चेन दूसरी तरफ की इस डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है। इस डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ने के बाद में ये जो लेफ्ट साइड का हाफ है ये एक डायमर हो गया, एक डायमर हो गया, इस तरफ का दूसरा डायमर हो गया, और दोनों डायमर को आपस में जोड़ने के लिए देखो इधर दो दो डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ये रीजन कहलाता है हिंज रीजन। समझ में आ गया, ये रीजन है हिंज। तो ये तो था कि किस प्रकार से बना हुआ। अब देखो ये जो हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन है इसमें इस एंड पे है अमाइन ग्रुप, तो विरोधी दूसरे एंड पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा। इस पे अमाइन ग्रुप तो विरोधी एंड पे COH ग्रुप होगा। नीचे की ओर मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूं, ठीक है, नीचे देखो COH ग्रुप है। तो जैसा इधर वैसा इस तरफ देखो, इधर ऊपर दोनों तरफ अमाइन ग्रुप है दोनों चेन्स में, और इस एंड पे क्या है COH ग्रुप है। तो बस मैंने इस चेन को थोड़ा सा ब्लॉक के रूप में दिखा दिया। अब हम बात कर लेते हैं प्रत्येक जो चेन है, मैंने बताया था उसके दो रीजन होंगे, एक होगा वेरिएबल पार्ट, एक होगा कांस्टेंट पार्ट। तो वेरिएबल पार्ट को मैंने लेटर V से शो किया, कांस्टेंट को C से शो किया, और L मतलब लाइट। सो VL मतलब हो गया वेरिएबल पार्ट ऑफ लाइट चेन, CL मतलब कांस्टेंट पार्ट ऑफ लाइट चेन, VH मतलब वेरिएबल पार्ट ऑफ हैवी चेन, और CH मतलब कांस्टेंट पार्ट ऑफ हैवी चेन। हैवी चेन में कांस्टेंट पार्ट को भी तीन भागों में तोड़ा गया है, CH1, CH2, CH3। CH1 इज बिफोर द हिंज रीजन, CH2 इज आफ्टर द हिंज रीजन, जहां पे इसके साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी चिपके हुए होते हैं, और CH3 इज द टर्मिनल पार्ट। ये टर्मिनल पार्ट जो होता है इसके स्ट्रक्चर पे इसका नामकरण होता है एंटीबॉडी का। समझ में आ गया, तो ये कहलाता है आइसोटाइप डिटर्मिनेंट। लास्ट वाला जो हिस्सा होता है आइसोटाइप डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब ध्यान देना, तो एंटीबॉडी के समझ आ गया। तो लाइट चेन के दो हिस्से हो गए, ये रहा वेरिएबल वाला लाइट चेन, और ये रहा कांस्टेंट वाला पार्ट लाइट चेन का, ठीक है। और ये वाला वेरिएबल पार्ट हैवी चेन, और नीचे वाला सारा कांस्टेंट पार्ट है हैवी चेन का। तो ये हिस्सा ज्यादातर चेंज नहीं होता। समझ में आ गया, ये CH1 हिंज रीजन के पहले वाला हिस्सा, CH2 हिंज रीजन से स्टार्ट होकर के आगे चलता है, और ये लास्ट वाला जो पार्ट है CH3 द कांस्टेंट पार्ट ऑफ हैवी चेन, ये पार्ट नंबर 3 है। और ये पार्ट नंबर 3 जो होता है ये अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग लेंथ का होता है। इसमें अमीनो एसिड की जो चेन है वो अलग अलग है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। समझ में आ गया। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस लास्ट पार्ट, कौन सा CH3 पार्ट, हमारी 5 डिफरेंट प्रकार की एंटीबॉडीज होती है। कौन कौन सी 5, इनके नाम है ग्रीक भाषा में दिए हुए हैं। एक है IgM, M मतलब होता है ग्रीक भाषा का म्यू, तो ये देखो म्यू लेटर IgM, ये ग्रीक भाषा में क्या है म्यू है, M को म्यू कहा जाता है ग्रीक भाषा, IgM, तो ये म्यू है पहली एंटीबॉडी। फिर है IG गामा, ये है IG गामा, तो गामा के लिए G लेटर हो गया IG गामा। फिर ये IG अल्फा, IG डेल्टा, IG इप्सिलॉन, 5 नाम समझ में आ गया, म्यू, गामा, उसके बाद अल्फा, डेल्टा, इप्सिलॉन। तो अल्फा है फिर बीटा नहीं है, फिर गामा डेल्टा है। तो ग्रीक भाषा के शुरू के 4 लेटर ABCD होते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ABCD। समझ में आ गया। तो A फॉर अल्फा है, B फॉर बीटा नहीं है, फिर गामा है, G डेल्टा है, ठीक है, फिर E भी है, इप्सिलॉन E होता है, ठीक है, और M म्यू। समझ में आ गया। तो अल्फा है फिर बीटा नहीं है, फिर गामा डेल्टा इप्सिलॉन और म्यू। समझ में आ गया। तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है आइसोटाइपिक डिटर्मिनेंट, ये डिसाइड करता है कि इसका नाम क्या होगा, देखेंगे। अच्छा, ये FC फ्रेगमेंट क्या, फ्रेगमेंट मतलब हिस्सा, C मतलब कांस्टेंट हिस्सा। तो कांस्टेंट हिस्सा देखो बच्चों यहाँ से स्टार्ट होगा, देखो ये टुकड़ा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा हिस्सा कांस्टेंट पार्ट है, और FC फ्रेगमेंट है। तो ये वाला जो है ये लाइट चेन का है, और यहाँ से ब्राउन वाला जो है वो हैवी चेन का है। तो नीचे का जो पार्ट है दोनों हाफ, ये है कौन से पार्ट, कांस्टेंट पार्ट, ऊपर वाले वेरिएबल पार्ट है। अब ये जो वेरिएबल पार्ट है इसमें मैंने बताया ना जो NH2 ग्रुप वाला जो साइट है, NH2 ग्रुप वाला जो एंड है वो एंटीजन को बाइंड करने वाला साइट है। ये हमारा एंटीजन है, तो एंटीजन आ गया ना, तो ये इस जगह पे इसको कैप्चर करके चिपका लेता है, बंद कर लेता है। और इनका शेप, ये तो ब्लॉक बनाया, इनका शेप स्पेसिफिक होता है, आगे मैं बता दूंगा एक और डायग्राम में कि किस प्रकार से एंटीजन के शेप साइज के हिसाब से इसका शेप साइज होता है। समझ में आ गया। तो एंटीजन को ये इस प्रकार से जाकर के चिपका लेता है, बाइंड कर लेता है, एंटीजन का जो बाइंडिंग साइट होती है। तो एंटीजन का बाइंडिंग साइट हो गया, और ये जो रीजन है, ये जो एंड होता है इसको पैराटॉप कहते हैं एंटीबॉडी का, और एंटीजन का जो बाइंडिंग साइट है इसको एपिटॉप कहा जाता है। समझ में आ गया। तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गए, ये 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये रीजन हिंज रीजन कहलाता है, जो मैंने रेड से मार्क किया ना, ये हिंज रीजन हो गया। और ये जो हिंज रीजन के बाद में जो हमारी कांस्टेंट पार्ट है इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं। समझ में आ गया। ये लास्ट पार्ट है, COH ग्रुप से एंड होगा, क्लियर है। तो ये था हमारा क्या है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। एक और दिया हुआ, तो ये देखो ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे क्या है, हैवी चेन जो है उसका कांस्टेंट रीजन, ये हैवी चेन का वेरिएबल रीजन व्हाइट वाला जो पोर्शन है, फिर ब्लू वाला जो पोर्शन है ये लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन,
लाइट चेन का ये वेरिएबल रीजन, फिर कार्बोहाइड्रेट जो ये ग्रेइश कलर का एक कार्बोहाइड्रेट है, और एंटीजन बाइंडिंग साइट जो ऑरेंज कलर का दिखाया था जहाँ पे एंटीजन जुड़ रहा है, और एस हमारा क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। क्लियर? चलिए इसी का एक और वर्जन है इसी फोटोग्राफ का, ये देखो एंटीजन एक्टिव दिखाया गया, थोड़ा सा अलग टाइप का है, ये भी चाहो तो आप बना सकते हो, कोई एक बना लेना जो आपको पसंद आता है। ठीक है, चलिए ये भी वही है, देखो वीएल वेरिएबल पार्ट ऑफ लाइट चेन, सीएल कांस्टेंट पार्ट ऑफ लाइट चेन, यहाँ लेबलिंग यही की हुई है। ठीक है, ये हमारा एंटीजन है, तो एंटीजन आया तो एंटीजन को चिपका दिया देखो इस रीजन में, तो एंटीबॉडी का ये हिस्सा पैराटॉप कहलाता है, एंटीजन का ये हिस्सा एपिटॉप कहलाता है, तो एपिटॉप और पैराटॉप आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है कि नहीं क्या? तो अब यहाँ पे देखो दिखाया गया है कि एंटीजन का जो ये वाला हिस्सा है ना, देखो ये इस शेप में है, तो जिस शेप में ये हिस्सा है उसी शेप में एंटीबॉडी का जो ये ब्लू और ये जो पर्पल हिस्सा है वो कटा हुआ होगा, कट इस प्रकार से होंगे उसमें एग्जैक्टली फिट हो जाता है। तो एंटीबॉडी का जो ये एंड होता है, एंड ये तो मैंने जैसा बार के रूप में देखा, एंटीबॉडी का जो ये एंड है इसके कट्स इस प्रकार से होंगे, ग्रूव्स इस प्रकार से होंगे कि उसमें परफेक्टली फिट होता है, जैसे ताला और चाबी नहीं होता क्या, एक पर्टिकुलर ताले में एक पर्टिकुलर चाबी लगती है, उसका सांचा होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से फिट होता है। तो इसका मतलब कोई भी एंटीबॉडी किसी भी एंटीजन पे जाकर के नहीं चिपकती है। एंटीबॉडी तभी निर्माण होता है जब एंटीजन को देख ले, पता लग गया कि एंटीजन का ये कट इस प्रकार से है, तो इसी प्रकार के प्रोटीन बनेंगे सांचे के रूप में कि उस पर जाके परफेक्टली चिपक जाए और उसको बांध दे। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो इसीलिए जो एंटीबॉडीज होती है वो स्पेसिफिक होती है एंटीजन के प्रति। ठीक, ये हिंज हो गए हमारे दो, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया, हिंज रीजन हो गया। ठीक है, ये हैवी चेन है, ये देखो कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है CH2 पार्ट में, जो कांस्टेंट पार्ट हमारा है ना हैवी चेन का, पार्ट नंबर 2। और नीचे वाला जो मैंने बताया रीजन वो कौन सा है, डिटरमिनर है, आइसोटोप डिटरमिनर, जो कि हमको बताता है कि क्या नाम होगा इसका। ठीक है, ये देखो कार्बोहाइड्रेट चिपके हुए। ठीक है, 6 कार्बन के शुगर से कार्बोहाइड्रेट का मतलब। ठीक है, चलिए तो कोई सा एक बना लेना। अब हम देखेंगे जो एंटीबॉडीज के प्रकार क्या हैं। तो जैसे कि मैंने बताया 5 हमारे अलग अलग लेटर्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एंटीबॉडीज का आपको डायग्राम दे दिए, मैंने 5 मेन प्रकार के बताए थे मैंने आपको एंटीबॉडीज कौन से हैं। तो ये डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है आपको, जस्ट आपको इलस्ट्रेशन पर्पज के लिए दिखाए गए हैं। ये डायग्राम आपको नहीं बनाना है, टाइप्स वाला डायग्राम। ठीक है, ऊपर वाला बना लेना कोई एक, टाइप्स में डायग्राम नहीं बनाना, आपको सिर्फ दिखाने के लिए बनाना है। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो IgM एंटीबॉडी है, IgM या इसको ग्रीक लेटर म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इसका मैंने बताया था ना CH3 पार्ट के ऊपर इसका नामकरण आधारित है। इम्यूनोग्लोबुलिन जो चेन है वो कौन सी है, तो जो हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके नाम पर जो होता है ये इसके नाम होते हैं। तो IgM हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसके आधार पर ये नाम। अब पेंटामर का मतलब हो गया बच्चों ये पूरा एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है ना, इसमें 5 आइडेंटिकल यूनिट्स जुड़ी हुई है। तो देखो ये वाई शेप का एक मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचों जुड़ करके एक 5 यूनिट्स का जुड़ के एक पेंटामेरिक स्ट्रक्चर बनता है। मर मतलब यूनिट, पेंटा मतलब 5, तो 5 यूनिट्स जुड़ के एक इस प्रकार का एक जंबो साइज मॉलिक्यूल बन गया। तो एकमात्र सबसे बड़ी साइज की एंटीबॉडी जो पेंटामेरिक एंटीबॉडी यही वाली है। और हमारे ह्यूमन जो इम्यून सिस्टम है उसकी प्राइमरी एंटीबॉडी ये है, मेन एंटीबॉडी, एम फॉर मेन एंटीबॉडी, इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। मतलब अगर शरीर में कोई भी एंटीजन पैथोजन घुसा तो सर्वप्रथम जो रिस्पॉन्ड करती है, सबसे पहला जो अटैक करती है वो IgM करती है, प्राइमरी रिस्पॉन्स के लिए उत्तरदायी है। फिर बाकी एंटीबॉडीज थोड़ा समय लेती है। IgG ये है इम्यूनोग्लोबुलिन गामा, ये इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू, इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा। ठीक है, D और E इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा और इम्यूनोग्लोबुलिन इप्सिलॉन। समझ में आ गया? और बाकी सब जो है डायमेरिक है, अधिकतर ये भी डायमेरिक है, ये भी डायमेरिक है, ये भी डायमेरिक है और ये भी डायमेरिक है। समझेगा? सबका स्ट्रक्चर वाई शेप का ये भी है, बट यहाँ 5 यूनिट्स जुड़ी हुई है। तो IgM एकमात्र पेंटामेरिक है एंड रेस्ट 4 दे आर डायमेरिक इन स्ट्रक्चर। तो सिर्फ आप इसके नाम याद रखेंगे, इस डायग्राम का ज्यादा कुछ इतना लेना देना नहीं है। ठीक है, इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए दिया। चलिए अभी 5 प्रकार की एंटीबॉडीज कौन कौन सी हैं, ठीक है, और उनका मेन काम क्या है शरीर में वो देखेंगे। ठीक है, पहली एंटीबॉडी है अल्फा। तो हम सीक्वेंस में चलेंगे, अल्फा ले लेंगे, फिर गामा ले लेंगे, क्यों बीटा नहीं है, ABCD वाला सीक्वेंस लेंगे, अल्फा लेंगे, फिर B बीटा नहीं है, G गामा लेंगे, फिर D डेल्टा लेंगे, एप्सिलॉन लेंगे, म्यू ले लेंगे फिर बीच में। ठीक है, चलिए IgA इसको अल्फा और ग्रीक भाषा में इसका जो लेटर है वो ये। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया पेंटामेरिक सिर्फ M है, म्यू लार्जेस्ट साइज है उसका, तो इट हैज ए डायमेरिक स्ट्रक्चर, डायमेरिक सभी का है। ठीक है, अब ध्यान देना हमारे अंग्रेजी भाषा का पहला जो अल्फाबेट है वो A आता है, ग्रीक में भी अल्फा है, पहला फर्स्ट याद रहेगा, फर्स्ट A अल्फा फर्स्ट। तो बच्चों ये जो एंटीबॉडी होती है ना, ये मदर जब बच्चे को जन्म देती है उसके बाद जो फर्स्ट मिल्क सिक्रीट होता है मेमोरी ग्लैंड में, छोटे बच्चों को दूध पिलाने के लिए मदर की मेमोरी ग्लैंड्स में जो पहला मिल्क सिक्रीट होता है उस मिल्क में ये एंटीबॉडी होती है। समझ में आ गया? क्योंकि छोटे बच्चे की इम्यूनिटी बहुत कम होती है। ठीक है, उसको कैसा भी इंफेक्शन हो सकता है, भाई वो दूध पिया
तो उसके मुंह में कोई भी पैथोजन चला गया, सांस के साथ ही चले गए उसके पैथोजन वगैरह, समझ में आ गया? कोई सांस लेता है ना वो एटमॉस्फेयर एयर, उसमें अगर हल्का सा भी कोई भी पैथोजन हुए, जर्म्स हुए, उसकी बॉडी में जाके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस वगैरह कॉज करते हैं। इसी कारण से बच्चे छोटे बहुत जल्दी से बीमार पड़ जाते हैं, आए दिन अस्पताल के चक्कर लगते हैं उनके। तो जो मदर का मिल्क होता है, नर्सिंग मदर, समझ में आ गया, जिसने अभी यंग मन को जन्म दिया है, उसकी बॉडी में जो पहला मिल्क सिक्रीट होता है उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम। और इस कोलेस्ट्रम में आईजीए एंटीबॉडी होती है, जो कि बच्चे को कोई भी या तो सांस के साथ कोई पैथोजन अंदर घुस जाए, या वो गट के अंदर चला जाए, दूध के माध्यम से, किसी माध्यम से गट के अंदर, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर चला जाए, तो इन पैथोजन से उसकी रक्षा करती है, बॉडी सरफेस को बचाती है। कई लोग आते हैं उसको, बच्चे को छूते हैं, पता नहीं छूने से भी उसके शरीर पे कोई जर्म्स वगैरह जा रहे हो, तो 3 तरीके से बचाती है। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो ये जो आईजीए है एंटीबॉडी, ये मदर के मिल्क में होती है, फर्स्ट मिल्क जो होता है जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, एंड इट प्रोटेक्ट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फ्रॉम इनहेल्ड पैथोजन। सांस के साथ अगर अंदर कोई पैथोजन चल जाए तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की रक्षा करती है। प्रोटेक्ट्स गट फ्रॉम इंजेस्टेड पैथोजेंस, कुछ दूध पी लिया उसके साथ कोई अगर पैथोजन चला गया तो गट मतलब एलिमेंट्री कनाल की रक्षा करती है, एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस की भी रक्षा करती है, इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है। तो बच्चों इसी कारण से छोटे बच्चे को कभी भी बाहर का दूध ना दे करके मदर का दूध ही पिलाना चाहिए, उसकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा रहता है, बच्चा जल्दी बीमार नहीं पड़ता। ठीक, याद रहेगा? तो बच्चों इसमें छोटा क्वेश्चन पता क्या आता है कि कौन सी एंटीबॉडी है जो कोलेस्ट्रम में पाई जाती है? तो याद रखेंगे कोलेस्ट्रम इज द फर्स्ट मिल्क सिक्रेटेड बाय नर्सिंग मदर, और फर्स्ट मतलब ए अल्फा, याद रहेगा? चलिए, तो इसका काम, ये 3 लास्ट के पॉइंट से इसका काम है, डायमेरिक इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आईजीजी गामा ग्लोब्यूलिन, ये सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाती है, मोस्ट अबंडेंट कैटेगरी। हमारे शरीर में जितनी भी एंटीबॉडीज है उसका 1/3 के करीब यही है, मोस्ट अबंडेंट है। ठीक है, अब अगेन वही, ये सब में कॉमन ही है। अगला जो पॉइंट है हमारा, 2 लाइट चेन और 2 हैवी चेन्स की बनी होती है, और ये 20 से 25 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं पूरे एंटीबॉडी के अंदर। समझ आ गया? 2 लाइट और 2 हैवी चेन सब मिला करके करीब 20-25 डाइसल्फाइड बॉन्ड से सब स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है। डायमेरिक स्ट्रक्चर है, ये बता चुका हूं मैं, सबका डायमेरिक है सिवाय म्यू को छोड़ करके। अब ध्यान देना बच्चों, कोई भी प्रेग्नेंट वुमन है, उसकी बॉडी में फीटस पल रहा है, यूट्रस के अंदर फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है, तो फीटस की इम्यूनिटी कैसे मिलेगी उसको? तो फीटस के अंदर भी इम्यून तंत्र पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ, तो फीटस जो होता है मदर की बॉडी से, प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, तो मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज जो होती है ना, कौन सी? गामा ग्लोब्यूलिन, आईजीजी एंटीबॉडी, क्या इम्यूनोग्लोबुलिन गामा जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर की बॉडी में बनती है, ये प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर होती है, और ट्रांसफर होने के बाद में फीटस में जाती है, फीटस को तब इम्यूनिटी देती है। उसका मतलब फीटस ने खुद से इम्यूनिटी डेवलप नहीं की है, खुद से एंटीबॉडीज नहीं बनाई है, ये एंटीबॉडी मदर ने बनाई रेडीमेड फॉर्म में, प्लेसेंटा के थ्रू फीटस को दे दी। तो एक तरह से फीटस को पैसिव इम्यूनिटी मिलती है। मैं बता चुका हूं बच्चों पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जहां पे पर्सन का खुद का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज तैयार करता है, पैसिव इम्यूनिटी वो होती है जहां पे बनी बनाई रेडीमेड इम्यूनिटीज हम बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे फीटस की बॉडी में, मदर की बॉडी में बनी जो इम्यूनिटीज है वो सीधी फीटस तक ट्रेवल करती है प्लेसेंटा के थ्रू। ये है गामा ग्लोब्यूलिन। समझ में आ गया? तो बच्चों इस पे छोटा क्वेश्चन कैसा आता है कि विच एंटीबॉडी इज ट्रांसफर्ड टू द फीटस थ्रू प्लेसेंटा, ये क्वेश्चन आता है। तो ये होगा आईजीजी। समझ में आ गया? आईजीजी। तो जो गामा ग्लोब्यूलिन है आईजीजी गामा एंटीबॉडी, वो क्या होती है? ट्रांसपोर्ट होती है प्लेसेंटा के थ्रू मदर की बॉडी से, किसमें? फीटस के अंदर। ठीक है नहीं? तो याद कैसे रखेंगे? ई एफ, एफ के बाद क्या आता है? फीटस। एफ के बाद अंग्रेजी भाषा कौन सा लेटर है? जी, तो जी मतलब गामा, याद रहेगा? तो फीटस में ट्रांसपोर्ट होने वाली जो है प्लेसेंटा के थ्रू वो है गामा। चलिए नेक्स्ट याद करते हैं। अगला हमारा है आई थिंक आईजीएम। यस, ये सबसे मेजर क्या है, साइज में सबसे बड़ी है और लगभग 10% ह्यूमन सीरम में होती है। चलिए लार्जेस्ट, आईजीएम मतलब म्यू, तो ये एमयू, म्यू प्रोनाउंस होगा, लिखा से जाता है यू की तरफ, यू बनाना और नीचे पीछे डंडा खींच देना। आईजीएम इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू, लार्जेस्ट इन साइज, सबसे बड़ी साइज की, और पेंटामेरिक मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था, 5 यूनिट्स वाई शेप के जो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं पेंटागन बनाते हुए, पेंटागन के रूप में। ठीक है, मेन एंटीबॉडी ऑफ द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी रिस्पॉन्स, का मतलब होता है कोई भी अटैक हुआ, कोई भी पैथोजन शरीर में घुसा, तो सबसे पहला जो रिस्पॉन्स है वो इसी का होता है, यही जाकर के अटैक करती है, बाकी काम बाद में। भाई ये अटैक सफल हो नहीं हो उसका मतलब नहीं है, लेकिन सबसे पहला प्रयास ये करते हैं। जैसे हमारे ह्यूमन, ये हमारे जो देश की जो सेना है उसमें सबसे जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है वो इन्फेंट्री होता है,
समझ में आ गया। सबसे पहला अटैक इन्फेंट्री करती है, बाकी सेना बाद में एयरफोर्स हो गया, आर्टिलरी हो गया, बाद में मदद करती है। तो जिस प्रकार से इन्फेंट्री का काम होता है उसी प्रकार से यहाँ पे ये क्या है, आईजीएम का काम है, ठीक है। और ये जो आईजीएम होती है ये कौन बनाता है, ये बीटा लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। मैंने बताया था बीटा लिम्फोसाइट जो होता है ये कब बनाएंगे, ये पहले अपने एक्टिव रूप में प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होंगे और प्लाज्मा सेल्स फिर बनाते हैं एंटीबॉडीज। अब ये बीटा लिम्फोसाइट कब प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होंगे, इनको प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट कौन करेगा, उसके लिए भी एक एंटीबॉडी उत्तरदायी है, तो अगली एंटीबॉडी देखेंगे, ठीक है। तो ये बीटा लिम्फोसाइट के द्वारा बनती है एंड इट कंस्टिट्यूट्स 10% ऑफ द आईजीज इन द ह्यूमन सीरम। पूरा ह्यूमन जो हमारा फ्लूइड है, पूरा ह्यूमन सीरम मतलब जो बॉडी फ्लूइड है, ब्लड प्लस प्लाज्मा, इसमें ही होती है मिलाकर के, ब्लड में और प्लाज्मा में ही होती है। और इस पूरे ह्यूमन सीरम में 10% जो एंटीबॉडीज हैं टोटल की, वो लगभग क्या आईजीएम है। समझ में आ गया। चलिए, तो इसका क्वेश्चन कैसे आता है नॉर्मली, कौन सी एंटीबॉडी है जिसका पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है, या फिर कौन सी एंटीबॉडी जो प्राइमरी रिस्पॉन्स के लिए उत्तरदायी है। तो आईजीएम, प्राइमरी आईजीएम सबसे बड़ी है, महान, ओके, और मेजोरिटी में है ये प्रेजेंट। नेक्स्ट हमारा आता है आईजीडी। आईजीडी, तो आईजीडी का मतलब है डेल्टा, डी का मतलब क्या है, डेल्टा, ओके। तो ये जो डेल्टा इम्यूनिटी, जो डेल्टा एंटीबॉडी है, ये क्या है, ये बीटा लिम्फोसाइट के सतह के ऊपर होती है। जो बीटा लिम्फोसाइट होते हैं ना हमारे, उसके सरफेस पे चिपकी रहती है। ये बिल्कुल वैसे ही, आपने विक्रम बेताल की कहानी सुनी होगी। विक्रम एक राजा होता है और बेताल एक भूत होता है जो उसके पीठ पे हमेशा लदा ही रहता है, उसको तरह तरह की कहानियां सुनाते रहता है। और उसको किसी किसी तांत्रिक ने बोला होता है राजा को कि भाई इस बेताल को उठा करके मेरे पास ले आ, ठीक है। और वो बेताल क्या जाना नहीं चाहता वहां पे, तो वो उसको उठा के अपने सर पे अपने कंधे पे बिठा लेता है बेताल को, और बेताल उसको फिर कहानी सुनाने लगता है ना। तो कहानी सुनाने के बाद में उससे एक प्रश्न पूछता है और बोलता है कि अगर इसका जवाब आता है तेरे को, जवाब नहीं देगा तो तेरा सर फट जाएगा। तो उसको जवाब देना पड़ता है, और जवाब देते ही क्या होता है, उसका मौन भंग हो जाता है, वापस अपने पेड़ पे पहुंच जाके उल्टा लटक जाता है। तो बार बार ये सारे रात भर ये चलता रहता है प्रोग्राम। तो बिल्कुल इसी प्रकार से ये जो आईजीडी है ना, डेल्टा एंटीबॉडी, ये बिल्कुल लदी पड़ी रहती है किसके सतह के ऊपर, बीटा लिम्फोसाइट के ऊपर। समझ में आ गया ध्यान से। अब जैसे ही कोई जर्म पैथोजन हमारे शरीर में घुसता है, तो जो टी लिम्फोसाइट होते हैं ना, टी लिम्फोसाइट, वो और टी लिम्फोसाइट इसको मैसेज देते हैं, किसको, डी, डेल्टा इम्यूनोग्लोबुलिन को। समझ आ गया, डेल्टा एंटीबॉडी को। और डेल्टा इम्यूनो जो है, ये डेल्टा जो एंटीबॉडी है, ये इसको एक्टिवेट करती है। समझ में आ गया, बीटा लिम्फोसाइट को। तो डेल्टा इम्यूनो, ये जो है ना डेल्टा एंटीबॉडी, ये बीटा लिम्फोसाइट की सतह पे ही होती है, और यही डेल्टा एंटीबॉडी एक्टिवेट करते हैं बीटा लिम्फोसाइट को, उसको कन्वर्ट कर देती है किसमें, प्लाज्मा सेल के रूप में। समझ में आ गया। तो इस आईजीडी का मेन फंक्शन समझ में आ गया, इट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस, इट इज प्रेजेंट या इट इज फाउंड स्टक on the outer surface of beta lymphocytes, and it is responsible for converting beta lymphocytes into active antibody producing plasma cells। समझ में आ गया। और ये काम होता है किसके निर्देश पे, टी लिम्फोसाइट की मदद से। टी हमारे मेमोरी सेल्स होते हैं जो अटैक को याद रखते हैं। समझ में आ गया। प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ बीटा lymphocytes and it transforms beta lymphocytes into एंटीबॉडी सिक्रीटिंग प्लाज्मा सेल्स। समझ में आ गया। एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने वाले प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं आईजीएम, याद आया, म्यू वाली। चलिए, अगली हमारी एंटीबॉडी है आईजीई। आईजीई, ई फॉर इप्सिलॉन, ई फॉर इप्सिलॉन, तो ऐसा कर्व में बनाना ये, ठीक है। ये एंटीबॉडी जो होती है नॉर्मली, ये हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स उत्पन्न करवाती है। समझ में आ गया कि नहीं, का बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स के साथ मिलकर काम करती है ये एंटीबॉडी, ठीक है। तो जैसे ही हमारे शरीर में कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस घुसे, कोई केमिकल सब्सटेंसेस घुसे, कोई एंटीजेंस घुसे, तो ये एंटीबॉडी जो होती है एलर्जी और इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स जो होते हैं ना, उसके लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो ये किसके साथ मिलजुल के काम करती है, ये जो हमारे इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स है, दो प्रकार के डब्ल्यूबीसीज है जो कि किसके कैटेगरी में आते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स की कैटेगरी में आते हैं उसमें, ठीक है। तो जो ये हमारे बेसोफिल्स होते हैं और इओसिनोफिल्स, ये एलर्जी और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी जो होती है ना, इसकी मदद से कुछ स्पेशल केमिकल्स बनते हैं। तो सबसे पहले तो बनते हैं, जैसे कोई हमारे बॉडी में क्या है, कोई भी एंटीजन घुसा, समझा क्या, कोई भी एंटीजन घुसा, तो उसके घुसते ही सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो एंटीबॉडी है, ये उसको पता लग जाता है एंटीबॉडी को, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी क्या करती है, स्पेशल केमिकल्स उत्पन्न करवाती है सेल्स के अंदर, ठीक है। ये केमिकल्स कौन से हैं, हिस्टामाइंस, हिपेरिन एंड सीरोटोनिन। हिस्टामाइंस,
हेपेरिन्स एंड सीरोटोनिन। तो ये जो हिस्टामाइंस होते हैं, ये हिस्टामाइंस जो होते हैं ये एलर्जिक रिस्पॉन्सेज इंड्यूस करते हैं। जैसे हिस्टामाइंस प्रोड्यूस होंगे तो हमारे शरीर में एलर्जिक रिस्पॉन्सेज होंगे। कुछ नाक के थ्रू कुछ अंदर घुस गया तो छींक आ जाएगी बहुत जोर से, समझ में आ गया कि नहीं? क्या आंखों में कुछ घुस गया तो पानी आ जाएगा उसको बाहर निकालने के लिए, फ्लो करवाने के लिए, ठीक है। तो हिस्टामाइंस जो होते हैं वो एलर्जी इंड्यूस करवाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया किसका, बेसोफिल का काम। और इओसिनोफिल जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। तो हिपेरिन और सीरोटोनिन नामक जो केमिकल्स है वो प्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये आईजीई जो एंटीबॉडी है ये मीडिएटर की तरह काम करती है। मीडिएटर मतलब बिचौले की तरह काम करती है एलर्जिक और इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। इनके बिना ये एलर्जिक और इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस जो होता है हमारा शरीर या इम्यून सिस्टम शो नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया? तो ये एंटीबॉडी इन केमिकल्स को उत्पन्न करवाती हैं सेल्स के द्वारा, बॉडी सेल्स के द्वारा, डब्ल्यूबीसीज के द्वारा, बेसोफिल और इओसिनोफिल्स के द्वारा, ठीक है कि नहीं? क्या और फिर ये जो दोनों प्रकार के सेल्स हैं ये हिस्टामाइन, हेपेरिन, सेरोटोनिन जब ये प्रोड्यूस करेंगे तो इनके कारण शरीर में एलर्जी और इन्फ्लेमेशन होता है। और इस प्रकार से क्या है, ये हमारे शरीर को एडवर्स इफेक्ट से बचाती है। समझ में आ गया? ये थी बच्चों हमारे 5 अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडीज, ठीक है। तो इसमें डेल्टा वाले में क्वेश्चन कैसे आता है कि कौन सी एंटीबॉडी है जो कि बीटा लिम्फोसाइट की सतह पे चिपकी पाई जाती है और उसको प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट करती है। इसी प्रकार से आईजीई का क्वेश्चन कैसे बनता है, कौन सी एंटीबॉडी है जो कि एलर्जी और इन्फ्लेमेशन के लिए मीडिएटर का काम करती है, एलर्जिक रिस्पॉन्सेज और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज इंड्यूस करने के लिए मीडिएटर का, मध्यस्थता का काम करती है, वो है आईजीई। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो बेसोफिल और इओसिनोफिल के साथ मिल करके काम करती है। तो ये सक्रिय होगी, जैसे कुछ एंटीजन घुसा शरीर में ये सक्रिय होगी, ये किसको सिग्नल दे देगी, ये सिग्नल दे देगी किसको, बेसोफिल और इओसिनोफिल को। बेसोफिल और इओसिनोफिल फिर क्या बनाते हैं, हिस्टामाइन, हेपेरिन, सेरोटोनिन बनाते हैं और फिर ये एलर्जी और इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। क्लियर है? तो बच्चों आज का जो वीडियो था इसमें हमने क्या सीखा, हमने एंटीबॉडी जो होती है उसका केमिकल नेचर क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किन चीजों का वो बना होता है, एंड उसके अलग अलग पार्ट्स कौन से हैं, कांस्टेंट रीजन कौन सा है, वेरिएबल रीजन कौन सा है, उसका नामकरण कैसे होता है, 5 अलग अलग। तो उसकी जो हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका जो लास्ट वाला CH3 पार्ट होता है उसके नाम के आधार पर इसके 5 मेन पार्ट्स हैं। कौन से, आईजी, अल्फा, आईजी, फिर बीटा नहीं होता, फिर गामा है, फिर म्यू है, डेल्टा है, एप्सिलॉन है, ठीक है। और इन सब का मेन जो पॉइंट्स हैं, स्पेसिफिकली इनका मेन काम क्या है शरीर में, वो सब अच्छे से याद करेंगे। इनके ऊपर छोटे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, तो एक कंफर्म क्वेश्चन एंटीबॉडी के ऊपर आता ही आता है, या तो उसका स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, या इनके टाइप सभी के नाम, और या फिर एक पर्टिकुलर प्रकार का छोटा क्वेश्चन किसी भी एक प्रकार के एंटीबॉडी के ऊपर पूछा जा सकता है। क्लियर है? सो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम आगे का पोर्शन करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।